हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि यह पेपर यहाँ पर देख लीजिए 2026 का है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग काफ़ी अच्छे से फोकस करिएगा। ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, और ये 3 घंटे का रहेगा आपका, और काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका पेपर है। इसमें मैं जो जो बताऊंगा उसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए, कितना अच्छे से तैयार करेंगे, जितना रिपीट करेंगे उतना ही बेहतर आपका पेपर होगा बच्चों। अब यहाँ पर ऑटोमान साम्राज्य से आपका क्या तात्पर्य है? जार का साम्राज्य, हिटलर का साम्राज्य, यहाँ पर तुर्की का साम्राज्य या इटली का साम्राज्य? तो आपको पता है कि ऑटोमन यहाँ पर तुर्की का साम्राज्य है। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य तुर्की शासकों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था बच्चों। यहाँ पर देखिए, जो बड़े प्रश्न होंगे उनके 60 ट्रिक मैं बता दूंगा, आप लोग कैसे उन सभी को याद करोगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जो जो उनका बड़ा बड़ा प्रश्न है, उनका सभी 60 ट्रिक मैं बता दूंगा, जिससे बच्चों आप लोग काफ़ी आसान तरीके से याद कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर क्या दिया गया है। भारत भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको पता ही है कि जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्रा मैदान में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या दे दिया गया है कि हमारा सरिस्का बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आप बताएंगे राजस्थान में या अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर सतलज नदी में कौन सा बांध बनाया गया है? कौन सा बांध बनाया गया है सतलज नदी में? यहाँ पर भागड़ भाख भाखड़ा भाखड़ा नागल बांध बनाया गया, भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए बच्चों, यहाँ पर देखेंगे कि अमेरिका संघ में राज्यों की संख्या, अमेरिका संघ राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो यहाँ पर 50 है। ठीक है, वहाँ पर 50 है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, भारत में हिंदू कोड बिल कब पारित किया गया था? तो भारत में हिंदू कोड बिल कब पारित किया गया था? तो सन 1956 ईस्वी में पारित किया गया था। सन 1956 ईस्वी में यहाँ पर पारित किया गया था बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य किसका है? भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक को है, ना कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार। सरकार में कोई भी बदलता रहता है, तो इनका नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट किस वर्ष चलाया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। 2005 में कानून पास हुआ था, तो 2006 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है, 2000, यहाँ पे 5 करेंगे, 2006 नहीं दिया तो 2005 ही बोलेंगे। अब यहाँ पर भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक खतरे वाला क्षेत्र कौन सा है? तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो है वो ज़्यादा खतरीला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बच्चों समझ में आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा कैसे करना है। तो अब चलिए, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर दे दिया गया बच्चों, यहाँ पर देखिए, हम तो कहते हैं ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा फंसने की हमें ज़रूरत नहीं है। इन ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा फंसे ही ना आप। ठीक है, अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों और देखेंगे कि हमारा यहाँ पर क्या दे दिया गया है। लोकतंत्र। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बढ़ावा आ गया और देखिए पहले यहाँ पर और भी दिया गया है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर दे दिया गया बच्चों, एनसीसी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर एनसीसी का पूरा नाम आपको बताना है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर आपको बता देना है। एनसीसी एक राष्ट्रीय संगठन है जो छात्रों में अनुशासन, देशभक्ति और नेतृत्व गुण विकसित करता है। परीक्षा में सिर्फ यहाँ पर इतना ही आपको 1 नंबर में लिखना है, ज़्यादा
नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितना नंबर उतना काम, ज़्यादा नहीं। उत्तराखंड, यहाँ पर दिया दिया गया उत्तराखंड प्रदेश में दो क्षेत्रीय दलों के नाम बताना है। तो यहाँ पर वहाँ पर उत्तराखंड में क्रांति दल है एक, उत्तराखंड जन जन एकता पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको दो ही नाम बताना है। अब यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा के दो साधन बताइए। तो यहाँ पर गैर परंपरागत जो है, गैर परंपरागत मतलब क्या होता है, जो जिसमें हमारा कुछ खर्च ना हो, ठीक है, जिसमें हमारा, जैसे अगर मैं बिजली चलाना चाहूँ तो अगर यहाँ पर अगर गाड़ी बाइक कुछ भी चलाना चाह रहा हूँ मैं, तो उसमें हमें फ्यूल की ज़रूरत होगी, मतलब तेल, मट्टी का तेल तो नहीं, और पेट्रोल, डीजल, इन सभी चीज़ों का ज़रूरत हमें आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर गैर परंपरागत जो है सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। याद रखिएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत है, मतलब प्राकृतिक चीज़ें जो होती हैं वही गैर परंपरागत होती हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। यह समझौता महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर काफी फोकस करो, डटे रहो, यही टॉपिक क्या है, मुख्य है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अब यहाँ पर देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब यहाँ पर दे दिया गया है 3 नंबर में हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण हमें बताना है। तो इनके क्या परिणाम रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या कारण था। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने सन 1930 ईस्वी में किया, और यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के अनन्यपूर्ण कानून के विरोध में था, और अन्याय जो हुआ था उसके विरोध था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसमें भारतीय में असंतोष फैल गया पूरी तरह। नमक कानून की अन्यायपूर्ण व्यवस्था जो थी, वो नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर कर जो लगाया गया था, उस समय सबसे ज़्यादा जनता इसी बात से परेशान थी बच्चों, ठीक है। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, वो सोचती थी कि भारतीयों को क्या करे, दबा के रखा जाए। सरकार भारतीय की मांगों को लगातार अनदेखा कर रही थी, ठीक है। तो उस समय कौन सरकार था? ब्रिटिश सरकार था। तो हमें जो ज़रूरत है अगर हमें नहीं मिलेगा तो सरकार किस काम का? इसीलिए डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग, कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य अपनाया। यहाँ पर हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। तो इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन परिणाम, जनता की व्यापक भागीदारी और नमक कानून का उल्लंघन, सरकार की दमन नीति का उजागर हुआ, गांधी इरविन में समझौता हुआ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अच्छे से बच्चों लिख देना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर दे दिया गया है 8वां हमारा, राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर बताएंगे, राष्ट्रीय उद्यान वह संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र होता है जिसमें सरकार द्वारा वन्य जीवों, वनस्पतियों और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए सुरक्षित घोषित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार, वृक्ष की कटाई, चराई तथा मानव गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। उनके उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा तय किया जाता है, और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने का नियम बनाया जाता है, ठीक है। भारत में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसके प्रमुख क्या हैं, उदाहरण है बच्चों। तो यहाँ पर अगर आपको याद रखना है तो यहाँ पे सपज याद रखिएगा। ये सपज से आपको एक ट्रिक है, सपज सपज जैसे याद रखेंगे तो यहाँ पर सपज याद रखेंगे तो यहाँ पर स से हो जाएगा संरक्षित क्षेत्र, प से हो जाएगा प्रतिबंधित गतिविधियाँ, और ज से हो जाएगा जैव विविध
संरक्षण। इस तरह से आपको क्या करना है, 8वां क्वेश्चन आपको याद कर लेना है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारा यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है और दे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दे दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान तो हमारा हो गया है। अब यहाँ पर क्या दिया है बच्चों कि ए हो गया हमारा। अब यहाँ पर 9वां हमारा, भारत में घटते जलस्तर के मुख्य कारण हमारे जो हैं भूजू भूजल का अत्यधिक दोहन। मतलब यहाँ पर है इसका कहने का कि भारत में भूजल स्तर का लगातार गिरना एक गंभीर समस्या बन चुका है। इसके जो हैं कई कारण हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन, वर्षा में कमी और अनियमितता, तेज शहरीकरण और पक्के निर्माण, वनों की कटाई। तो यहाँ पर भूजल का अत्यधिक दोहन कैसे होता है, लोग कृषि कृषि करते हैं, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए टेबल बोरेबल से अधिक अत्यधिक जल निकाला जा रहा है, जिससे जल स्तर हमारा नीचे की ओर घटता चला जा रहा है। वर्षा में कमी, अनियमित मानसून की अनियमित तथा कम वर्षा के कारण भूजल का पुनर्भरण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सड़क वहाँ और तेज शहरीकरण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों, वाहनों, कंक्रीट के निर्माण से वर्षा का जल नमी जमीन में नहीं समा पाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को लिख लेना है बच्चों, अच्छे से याद रखिएगा। भू भ सौ भावसौ भावसौ याद रखिएगा। भूजल का भ से हो जाएगा भूजल का अत्यधिक दोहन, व से वर्षा की कमी, स से शहरीकरण, व से वन की कटाई। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना है। अब यहाँ पर 10वां हम देखेंगे क्या है हमारा, तो यहाँ पर उन तत्वों की विवेचना कीजिए। भारत में अनेकता में एकता का प्रदर्शन, यहाँ पर आप बताएंगे बच्चों। पहला आप बताएंगे साझी संस्कृति और परंपराएं। भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं मिलजुल कर क्या करते हैं, मनाते हैं। एक और दूसरा क्या कहोगे आप, एक संविधान और शासन व्यवस्था। संपूर्ण देश में एक ही संविधान और एक ही शासन प्रणाली लागू है जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, अब तीसरा क्या बोलोगे, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्र की भावना। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों में एकता की भावना क्या कर दिया है, विकसित किया है। तो ये याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अब आगे की तरफ बढ़ना है बच्चों। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का विशेष क्या होता है, महत्व होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सक्रिय बनाते हैं। उनका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेता है और बहुमत प्राप्त कर सरकार का संगठन करते हैं। जनता, दूसरी बात यहाँ पर जनता और सरकार के बीच क्या होती है, कड़ी बनती है। राजनीतिक दल जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं और नीतियों का निर्माण करते हैं। तीसरा क्या कहा जाता है, जनता निर्माण। राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम और विचारों के माध्यम से जनता में राजनीतिक जागरूकता क्या करता है, फैलाता है, कि जागरूक हों लोग, हम पे ठप्पा मारे। समझिए। अब बच्चों हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या दे दिया गया है। इतना जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो मान के चलना भाई, यहाँ से आपका 80 से 90% यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, जो जो भी क्वेश्चन है इससे सारा आपके दिमाग की जो क्लियरिटी है ना, आधा माइंड मैप बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कैसे बताएंगे इस चीज़ को, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध है। तो यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर दोगे। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार जनता के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी और जिम्मेदार होती है। लोकतंत्र निम्नलिखित तरीकों से उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। देखिए यहाँ पर पहला, नियम चुनाव और जनता का नियंत्रण। लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। यह सरकार अच्छे कार्य नहीं करती तो जनता उसे चुनाव के माध्यम से बदल सकती है, फुट कर देगी। अगर सही से काम नहीं करोगे, फुट, जनता गुस्सा आ गई, तुम गए, तुम्हारी कुर्सी गई। तो यहाँ से समझ जाओ। और दूसरा क्या है, संसद और विधानसभा की निगरानी।
संसद क्या करता है, सरकार के कार्य पर संसद तथा विधानसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सरकार को अपने निर्णय के लिए जवाब देना पड़ता है। ठीक है, क्या निर्णय आपने लिया, वहाँ पे जवाब देना पड़ता है। नहीं जवाब दोगे तो हमारे हिसाब से नियम नहीं अगर क्रिएट होगा तो मैं हटा दूंगा तुमको, हम सब मिल के। यहाँ पर मेजॉरिटी होती है, अधिक लोग जिसके पक्ष में जाएंगे वही होगा। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा क्या कहोगे, सार्वजनिक धन का विवेकापूर्ण उपयोग। अब यहाँ पर हम लोग कमा रहे हैं, आपको उसमें से कुछ परसेंट टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आप जो है हमारे गांव घर में अच्छे से जल ओल का सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, बिजली का सुविधा उपलब्ध नहीं करा है, तो हमें क्या हो रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है। इन सभी चीज़ों को मैं देखूंगा और मुझे नहीं अच्छा लगेगा, अगली बार आपको वोट नहीं दूंगा। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार क्या कहोगे, लोकतांत्रिक सरकार जनता के धन का उपयोग जनहित करती है और बजट के माध्यम से लोगों को क्या करती है, खर्च करती है लोगों के ऊपर। ठीक है, लेखा जोखा प्रस्तुत करती है, आप मांग सकते हो आपने यहाँ पर कितना खर्च किया। अब यहाँ पर देखिए, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं का विनिमय में सहूलियत तो आती ही है, लेकिन यहाँ पर आपको याद करना है, पहली बात यहाँ पर दोहरी आवश्यकताओं की समस्या क्या होती है, समाप्त हो जाती है। वस्तु विनिमय में दोनों पक्ष की आवश्यकता एक साथ मिलना जरूरी होता है, जबकि मुद्रा से यह समस्या क्या होती है, समाप्त हो जाती है। मतलब आप बात नहीं समझे। अब आपको चाहिए चावल, और जो आया है गांव में, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग बार लेने आते हैं, कुछ लोग गाँवटी होता है ना, तो चावल लेके जाएंगे तो वो चीज़ें देकर दूसरा सामान लेते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं दोहरी आवश्यकता। मतलब अगर मुझे चावल नहीं चाहिए, उनके पास गेहूं है, हाँ, तो देखो चावल नहीं चाहिए तो अब वो अगर हमें पैसा देंगे देंगे तो मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को खरीद सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहीं पर उनके पास, हमारे पास गेहूं है, उनके पास चावल है, उन्हें गेहूं नहीं चाहिए, मुझे चावल नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगी, दोहरी चीज़ें क्या होगी, बिगड़ सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पैसे से ये चीज़ें समाप्त हो जाती है। मूल्य का सामान्य माप बना रहता है। मुद्रा के द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि अब देखिए, अब मेरी मजबूरी अगर हो गई, मुझे ये चीज़ चाहिए, आप इतना ले लो भैया, मुझे ये चीज़ दे दो, तो ये क्या हो गया, मजबूरी हो गया। तो इससे विनिमय क्या हो गया, पर बहुत प्रभाव पड़ता था। लोग जिसके पास जो चीज़ें, अभी कोई चीज़ मार्केट में कम हो गई और जिसके पास अधिक बचा है, वो दूसरे की वस्तु ज़्यादा ले लेगा, अपनी वस्तु कम में काम चला देता है। इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है पैसा। विनिमय सरल और तेज हो जाता है। तीसरा, यहाँ पर मुद्रा से वस्तुओं को खरीदने और बेचना आसान हो जाता है, लेन देन की समस्या बचत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप समझ सकते हो। दो मूस, यहाँ पर याद रखना, दो मूस याद रखना, ये ट्रिक है। दो मूस जब याद रखोगे तो यहाँ पर आपको याद रहेगा, दो से दोहरी, दोहरी आवश्यकता खत्म, मुंह से मूल्य का माप खत्म हो जाता है और सरल सौदा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सरल तरीके से सौदा किया जा सकता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों और देखेंगे यहाँ पर क्या है हमारा। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दे दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे 14वां। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रवाद के उदय होने का कारण उल्लेख यहाँ पर हमें करना है। तो यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद उदय होने के अनेक कारण से हुआ। ब्रिटिश शासन की शोषण करी। अब यहाँ पर लोग शोषण कर रहे हैं हमारी चीज़ें, और हम ही पर वो दबाव बना रहे हैं कि इस चीज़ अपने अपने कंट्री में जाकर बेच रहे हैं, अपने देश में ले जाकर बेच रहे हैं। अब हमारा खेत हमारा है, खलियान हमारा है, लेकिन हम ही से काम करवा के अधिक यहाँ से लेके दूसरे देश में ले जा रहे हैं, जबरदस्ती यहाँ पर लोगों को क्षेत्र में अधिकार जमा लिए हैं, समझ लो एक तरीके से। ब्रिटिश शासन का अंग्रेज की आर्थिक और राजनीतिक, यहाँ पर अंग्रेज की आर्थिक और राजनीतिक जो व्यवस्था थी, भारतीय असंतोष फैला दिया, जिससे राष्ट्रीय चेतना क्या हो गया, हम लोगों का जागृत हो गया बच्चों। और सामाजिक सामाजिक और धार्मिक जो चीज़ें हैं, सामाजिक और धार्मिक जो चीज़ें हैं, स्वामी विवेकानंद आदि सुधारक, ठीक है,
ने लोगों में आत्मसम्मान और राष्ट्रीय भावना का जन्म दिया। ठीक है। अब इससे प्रेस, शिक्षा और संचार का विकास। प्रेस मतलब जो होता है पेपर ऊपर आप पढ़ते हो ना, एक तरह से प्रेस। समाचार पत्र आप तक पहुंचना, आधुनिक शिक्षा और रेल डाक जैसी सुविधा ने लोगों को एक दूसरे के निकट राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो यहाँ से आप समझ सकते हो राष्ट्रवाद का कैसे यहाँ पर उदय हुआ बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा में DRABC से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर पहले इसे इरेज कर देते हैं, इससे आप समझ जाओगे। अब यहाँ पर देखिए, प्राथमिक चिकित्सा में DRABC से आपका क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर इसी तात्पर्य को समझना है बच्चों। DRABC प्राथमिक चिकित्सा में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण क्रम है जिसका प्रयोग घायल व्यक्ति की स्थिति जांचने के लिए हमें क्या करते हैं बच्चों। ठीक है, तो घायल के लिए करते हैं। तो D मीन्स क्या होता है बच्चों, डेंजर। R मीन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया मतलब। A मीन्स एयर, श्वसन मार्ग। और बी मीन्स क्या होता है बच्चों, ब्रीथिंग माने श्वसन। और यहाँ पर सी मीन्स होता है सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन। अब इसी से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर डी मीन्स डेंजर सबसे पहले यह देखा जाता है कि घायल व्यक्ति या सहायता करने वाला के लिए कोई खतरा तो नहीं है। और आर से क्या है, घायल व्यक्ति होश में है या नहीं, यह आवाज़ देकर या हल्का हिलाकर जांचा जाता है। और ए क्या है, यह देखा जाता है कि व्यक्ति की सांस लेने की नली खुली है या नहीं है। और बी मीन्स क्या होता है, व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं, इसकी जांच की जाती है। और सी क्या होता है बच्चों, शरीर में रक्त संचार ठीक है या नहीं, जैसे अधिक रक्तस्राव की जांच की जाती है बच्चों। तो इस तरह से आप यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो यहाँ पर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर ए वाला है। यहाँ पर देखिए 16वां। अब यहाँ पर 16वां आपको करना है काफ़ी अच्छे तरीके से। क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर वैकल्पिक संचार साधन में फैक्स का क्या महत्व है बच्चों। यहाँ पर आपको उत्तर साफ साफ लिखना है कि फैक्स एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक संचार साधन है जिसके द्वारा लिखित दस्तावेज को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। इसका महत्व निम्नलिखित है। त्वरित दस्तावेज प्रेषण, फैक्स के माध्यम से पत्र, आवेदन और आवश्यक कागज तुरंत भेजा जा सकता है। और दूसरी बात, लिखित प्रमाण उपलब्ध कराता है। फैक्स द्वारा भेजे गए दस्तावेज का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है जो प्रमाण के द्वारा रूप में उपयोगी होता है। और तीसरा यहाँ पर दूरस्थ क्षेत्र में उपयोगी, जहाँ इंटरनेट या ईमेल की सुविधा नहीं होती है वहाँ फैक्स संचार विश्वसनीय एक साधन है बच्चों। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा 4 नंबर का हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इसको करना है। तो यहाँ पर बोलेंगे बच्चों, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बताएंगे कि प्रमुख निम्नलिखित कदम उठाए थे। राज्य की समाप्ति और गणराज्य की स्थापना, राजा की सत्ता समाप्त कर क्या करना, राजा की सत्ता समाप्त कर जनता की संप्रभुता स्थापित करना जिससे सभी नागरिकों का समान माना जाए। ठीक है। और राष्ट्रीय प्रतीक को अपना रहा, आप अपने राष्ट्रीय प्रतीक, ये झंडा क्या है, एक राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा। ठीक है, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान और नए राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाकर लोगों में एकता की क्या होती है, भावना को पैदा करना। और समान कानून और प्रशासन, पूरे पूरे फ्रांस में एक समान पूरे फ्रांस में एक समान कानून व्यवस्था लागू की गई और आंतरिक करों को समाप्त किया गया। फ्रांसीसी भाषा का प्रसार, क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्र भाषा के रूप में अपनाया गया जिससे लोगों में एकता क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को इन पर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया गया बच्चों। संसाधन संरक्षण क्या है, अपने क्षेत्रों में मौजूद संसाधनों के संरक्षण हेतु आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। देखिए जितना भी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ बच्चों,
यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से सिर्फ समझिए, फोकस करिए थोड़ा। अब इस समय फोकस नहीं करेंगे तो एग्जाम आपका ले लेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, संसाधन संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधन का सही, सीमित और विवेकपूर्ण तरीके से इनका उपयोग करना, ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहें। जैसे हम यहाँ पर जल संरक्षण, वर्षा जल का संचयन करना चाहिए, अपनाना चाहिए, नलों से पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए, तालाब कुआं की सफाई करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, वन और हरित क्षेत्र का संरक्षण, इस क्या कहेंगे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना तथा अनावश्यक वृक्ष काटने से रोकना, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ऊर्जा संसाधनों की बचत, बिजली की बचत करना और सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करना, अपनाना, मृदा और पर्यावरण, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और कचरे का उचित निपटाना, कचरे को अत्यधिक अच्छे से खत्म करना, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसका उत्तर दे देना है बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए अब यहाँ पर आप लोग इसका कमेंट करेंगे, ठीक है, प्रौद्योगिकी के बारे में कमेंट करेंगे और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप लोग बताएंगे। एक चीज़ें आप लोग कमेंट करिए। अब यहाँ पर दे दिया है बच्चों कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में पाए जाने वाले एकात्मक तत्वों की क्या करना है, विवेचना करना है। तो देखिए भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन इसमें कुछ एकात्मक तत्व भी पाए जाते हैं जो राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाते हैं। प्रमुख एकात्मक तत्व लिखित है। ये देखिए संविधान, भारत में केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग संविधान नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। बात को समझिए। मजबूत केंद्र सरकार, आपातकालीन के समय केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाता है और राज्य की जो शक्तियां होती हैं उनकी सीमित हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एकल नागरिकता, भारत में सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त होती है, राज्य के अलग नागरिक नहीं है। जैसे अमेरिका में हर राज्य के भी एक अलग नागरिकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। एका एकीकृत न्यायपालिका, पूरे देश में एक ही न्याय व्यवस्था है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च क्या है, न्यायालय है। तो यहाँ पर इससे आप क्या करते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई भी नहीं है, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब यहाँ पर चलेंगे आगे की तरफ बच्चों। यहाँ पर देखेंगे कि 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र की क्या क्या गतिविधियाँ हैं। तो पहली बात आप जान लीजिए, भारतीय इन्हें 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एक है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में जो होते हैं, इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन से जुड़े कार्य किए जाते हैं। गतिविधियाँ कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि, इन सभी चीज़ों में किया जाता है। अब यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में जो होता है, कच्चे मालों को तैयार तैयार वस्तुओं में बदला जाता है। जैसे उद्योग, कारखाने, वस्त्र निर्माण, चीनी मिल, सीमेंट उद्योग, इन सभी ऐसे क्या होते हैं, सेक्टर द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अब यहाँ पर तृतीय क्षेत्र में क्या होता है कि इस क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाती है जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहायक होती है। परिवहन, व्यापार, बैंकिंग से शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, ये सभी क्या हैं, हमारे तृतीय में आते हैं। तो याद रखिए हमेशा इन लोगों को। तो बच्चों यहाँ पर 21 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात प्रकाशित पुस्तकों ने यूरोपीय समाज में क्या बदलाव किया। तो यहाँ पर आपको पता है ज्ञान का प्रसार हुआ, साक्षरता में वृद्धि, ठीक है, और धार्मिक सुधार आंदोलन को बल मिला और नए विचारों जैसे वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ और जन्म मत और लोकतांत्रिक विचारों का विकास हुआ, ठीक है। तो जैसे पुस्तक की संख्या बढ़ने से ज्ञान आम लोगों तक पहुंचता है, साक्षरता की वृद्धि होती है और धार्मिक सुधार, बाइबल और धार्मिक ग्रंथ स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होने से लोगों का चर्च की आलोचना करने लगे, जिसमें धार्मिक सुधार आंदोलन का बढ़ावा मिला, ठीक है।
और नए विचार मतलब वैज्ञानिक, दार्शनिक और राजनीतिक विचारों को तेजी से क्या किया गया, प्रसार किया गया, जिसमें अंधविश्वास कम किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो बच्चों। अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या है और इससे समझेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों देखिए क्या दे दिया गया है कि भारतीय कृषि के मुख्य समस्याओं के विषय में विस्तार से वर्णन करना है। तो यहाँ पर भारतीय कृषि की मुख्य समस्या है सिंचाई सुविधा की कमी। पहला, भारत की बड़ी कृषि भूमि आज भी वर्षा पर निर्भर है। अनियमित मानसून के कारण फसलें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। छोटे और बिखरे हुए खेत, अधिकांश किसान के पास छोटे और बटे हुए खेत हैं, जिसमें आधुनिक कृषि तकनीकी का प्रयोग कठिन हो जाता है। परंपरागत कृषि, कई किसान आज भी पुराने तरीकों से खेती करते हैं, जिसमें उत्पादन कम होता है। किसान की आर्थिक कमजोरी, किसान को पूंजी, सस्ते ऋण और उचित मूल्य की कमी सामना करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सामना करना पड़ता है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा 23वां क्वेश्चन है, 19वीं सदी में राष्ट्र राज्य के उदय में राष्ट्रवाद की भावना का विकास पर केंद्रित, जिसे 1789 फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा, जर्मनी और एकीकरण, वाल क्षेत्र जैसे संघर्ष का। अब देखिए इसमें क्या करना है बच्चों, इसी में से छाट कर आपको यहाँ पर लिखना है इनका उत्तर। तो ये तो आप कर ही लेंगे काफ़ी अच्छे से, तो इन्हें आप अच्छे से करिएगा बच्चों। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, कुछ तो अपने से करेंगे तभी तो आएगा बच्चों। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बताइएगा। और यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिए सब फटाफट। हमने यहाँ पर सभी चीज़ें डिटेल से बताया, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।